तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान एक रियासत नहीं रहा, ये एक कौम नहीं रही, ये एक मुल्क नहीं रहा। बिल्कुल दिस इज़ ए स्टार्क रियलिटी। और हमने सोचा था, हमारे कम से कम मेरी जनरेशन ने, जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, फिर उसको टूटते हुए देखा और अब मैं इसको बिखरते हुए देख रहा हूँ, तो हमने तो ये सोचा था कि हम कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे। आज हमने पाकिस्तान को कश्मीर से बदतर बना दिया है, कश्मीर से बदतर बना दिया है। जो कुछ कश्मीरियों पर जुल्म और इस्तेबदाद वहाँ की फाशिस्ट हुकूमत कर रही है, उससे कम नहीं हो रहा हमारे अवाम के साथ। जिस तरीके से उनको पकड़ पकड़ के अगवा करके, या जिस तरीके से भी अभी वो ओरिया ने भी बात की थी, तो ये है आज हमारी हालत। किस तरीके से आप वापस कायदे आज़म का वो पाकिस्तान जिसको उन्होंने 20वीं सदी के मिरेकल के हवा तरीके से हमें दिया था, एक आज़ाद खुद मुख्तार कौमियत का शऊर पैदा करके अल्लामा इकबाल ने जिस पाकिस्तान को हमारे लिए जिसका ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को उसी तसव्वुर के साथ कायदे आज़म ने पाकिस्तान को एक आज़ाद खुद मुख्तार और खुददार कौमियत के तौर ममलकत के तौर पर दिया था। लेकिन हमने वो पाकिस्तान नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने कायदे आज़म की बातों पर अमल ही नहीं किया। कायदे आज़म ने पहले साल में ही 13 महीनों के अंदर बता दिया था कि फ़ौज का क्या रोल होगा, सियासतदानों का क्या रोल होगा, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल होगा, यानी ज़िंदगी के हर शोबे के लिए उन्होंने हमें हिदायत दे दी थी, मगर हम में से किसी ने अमल नहीं किया। तो मैं आज न किसी की जस्टिफिकेशन दूंगा, और अब वक्त नहीं है उन तफासील में, डिटेल्स में जाने के लिए। तो कहना ये चाहूँगा कि जो आज कायदे आज़म अगर हम ज़िंदा होते तो शायद उनको बहुत अफसोस तो होता ही, मगर मेरे ख़्याल में बेतहाशा तौर पर वो एम्बैरस होते कि उन्होंने इन लोगों की खातर ये मुल्क बनाया था। तो बात मैं बस यही ख़त्म करूँगा कि अगर हमने इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को वापस लाना है, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना है, तो उसके लिए सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को, कायदे आज़म के पाकिस्तान को वापस ले आए, जहाँ पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबरों पर मुश्तमिल हो, कुछ चमचे चोरों डाकुओं चोरों पर मुश्तमिल ना हो, जहाँ पर अदलिया वाकई इंसाफ करती हो, जहाँ हुकूमत जिस तरह हमारी हुकूमतें आई हैं, लूटर्स और प्लंडर्स की, मनी लॉन्ड्रर्स की, किलर्स की, मर्डरर्स की और जो हैं ब्लैकमेलर्स की, उस किस्म की हुकूमतें ना रहें, तो शायद फिर हमारी उम्मीद बन सकती है। और फिर ये जितने भी ये अलामती चीज़ें हैं, जो ह्यूमन राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन है, ये सब उस वक्त तसव्वुर पैदा होगा, इन चीज़ों का सवाल उठा होगा जब आपकी एक रियासत सही मानों में रियासत के तौर पर काम करेगी, जो किसी और मुल्क की ग़ुलाम नहीं होगी। हमने इन जो चोरों और लुटेरों के दौर रहे हैं, मैंने तो 40 साल गुजारे हैं लोगों के साथ, लेकिन हमेशा इस मुल्क को बचाया था इनकी लूट मार से, और हमने इनको बाहर ग़ुलामी का जो लिबादा उड़ते थे उससे बचाया था। बदकिस्मती ये है कि हमें तो रिटायर हुए भी मुझे तो 20-22 साल हो गए, लेकिन अब तो इन पिछले 20-22 सालों में जिस तरीके से इस मुल्क को गिरवी रख दिया गया है, ये मुझे बात वो अल्लामा इकबाल के उस शेर की याद आ जाती है कि घड़ी महशर की है, तू अरसा महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। हमारे ना तो कोई अमल है, ना कोई हमारा दफ्तर है, वो सब हमने गिरवी रख दिए हुए हैं। हम ग़ुलाम हैं बड़ी ताकतों के, या जो हमें पैसे देते हैं, और पैसे लेकर वो अवाम पर नहीं खर्च होते। जितने मसलन 9/11 के बाद पाकिस्तान को कम से कम $20 बिलियन मिले, कहाँ गए? आपको पाकिस्तान में अमेरिका के उस पैसे से एक यूनिवर्सिटी बनी हुई नज़र नहीं, कहीं सड़क नहीं बनी, कहीं कोई ब्रिज नहीं बना, कहीं स्कूल नहीं बने, कहीं अस्पताल नहीं बने, कुछ नहीं बना। इसके बरक्स चीन जो आपके मुल्क के लिए करता रहा है,
उसने कभी किसी हुक्मरान की सपोर्ट नहीं की है। चीन हमेशा पाकिस्तान के अवाम के लिए करता आया। उसने पहले सालों में ही इस पाकिस्तान में मशीन टूल फैक्ट्री बना दी थी, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया था, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स। और फिर जितने पुल बने, सड़कें बनी, ब्रिजेस बने, यूनिवर्सिटियां बनी, बिजली घर बने, वो चीन ने बनाए हैं। जिन चीज़ों का फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को जाता था, चीन को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कौन हुक्मरान है, वो चाहे मुशर्रफ हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी हो या मौजूदा हुक्मरान हो, वो चीन बराबर पाकिस्तान की मदद करता रहेगा। बदकिस्मती ये है कि हम अमेरिका के पीछे लड़कर हमने अपना सब कुछ गंवा दिया हुआ है। और जिस वक्त मुझे याद है 98 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो इंडिया के टेस्टों के बाद अमेरिका ने हमें कहा था, खबरदार इंडिया गंदा बच्चा है, तुमने गंदा बच्चा नहीं बनना, और तुमने अगर टेस्ट किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये धमकी तो अभी कुछ भी नहीं थी। अभी तो जो बाजवा के हवाले से जो अमेरिका ने हमारे सफ़ीर को कहा था कि जी हमें तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है, और अगर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा रहा है, अगर वो कामयाब हो गया तो हम कर देंगे ठीक, अगर ना कामयाब हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बिल्कुल वही धमकी है जो हमें मिली थी 98 में। लेकिन 98 में हमने वो किया जो पाकिस्तान के मुफाद में था। उस वक्त ये मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूँ कि सिविल मिलिट्री हुक्मरान जो थे, उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि हम टेस्ट करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और सिर्फ चंद लोग थे, चंद लोग, जिनमें मैं भी शामिल था, हमने अपना उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के सीधा रखा था और उसको हमने ये लालच दे दिया था कि तुमने अगर ये फैसला कर दिया तुम्हारा नाम तारीख में रहेगा। और आज ये तस्लीम करना होगा कि जो 98 में हमने टेस्ट किए थे, इंडिया के टेस्टों के जवाब में नवाज शरीफ ने फैसला किया था और नवाज शरीफ से हमने टेस्ट करवाए थे। तो मकसद मेरा कहने का है कि हमने पाकिस्तान को अमेरिका की धमकियों के बावजूद हमने वो काम किया जो अमेरिका नहीं चाहता था। दिसंबर 98 में अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर को वाशिंगटन बुलाया, दावत दी, यानी हमने टेस्ट कर दिए थे अमेरिका की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़। और वहाँ ऑफिशियल लेवल पर नहीं मगर प्राइवेटली क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा हंस के कि प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड हैव डन एग्जैक्टली द सेम थिंग जो तुमने किया। यानी ये देखिए कि जब आप अपने मुल्क के लिए कोई कदम उठाते हैं तो आपका दुश्मन भी, खा वो चाहे कि तुमने उसकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ किया है, वो भी तस्लीम करेगा कि आपने ठीक काम किया है। तो अब हमें उस किस्म के हुक्मरानों की ज़रूरत है जो सिर्फ मुल्क के मफादात के लिए हुकूमत चलाएंगे। और 70 सालों में मैंने 76 साल हो गए मुझे पाकिस्तान की सारी ज़िंदगी का हिस्सा बने हुए। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब दो ये फैमिलीज़ हैं, एक मैं कहा करता हूँ शरीफों की फैमिली है, दूसरी बदमाशों की फैमिली है। इन्होंने बाकायदा मुल्क को यरगमाल बना के रखा हुआ है और ये मुशर्रफ के बाद बाकायदा ये दोनों फैमिलीज़ हावी रही हैं। 90 की दिहाई में इन्होंने 3-3 साल की उठक बैठक चलाई थी। पहले 3 साल बेनज़ीर थी, जो अमेरिका के 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने इंस्टॉल की थी। उसके बाद फिर नवाज शरीफ आ गया, फिर बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ, और फिर मुशर्रफ। नवाज शरीफ ने जब मुशर्रफ को निकाला तो मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को निकाला। लेकिन उसके बाद फिर जो फ़ौज का किरदार रोल रहा, वो बदकिस्मती से वो फिर वही रोल आ गया जो याहिया खां का रोल होता था 1970s में। तो अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां अगर वापसी वक्त पर हो गई तो ठीक है, वरना फिर जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान ऑलरेडी इट्स नो लॉन्गर ए स्टेट। आप चाहे कुछ भी कह दें, कौमी तराने बजा लें, झंडे उड़ा लीजिए, मगर जहां जिस मुल्क में कानून साजी ना हो, कानून ना हो, जहां फ़ौज का काम ना करे, जहां पुलिस अपना काम ना करे, अदलिया इंसाफ के लिए है ही नहीं, कभी कोई काम अच्छा किया नहीं है, तो ये जब चीज़ें होंगी तो बदकिस्मती से यही चीज़ें होंगी। सिर्फ एतजाज़ साहब के 2 बातें रेफ़र किया था इन्होंने साइफ़र का।
मेरा सारी ज़िंदगी साइफ़र से रहा है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान का क्राइसिस हो रहा था, तो मेरे सफ़ीर थे बंगाली और उनकी बेगम बंगाली, सारा अम्बेसी का अमला बंगाली था। आई वॉज दी ओनली वेस्ट पाकिस्तानी, और बंगाली अमला सारा दिल से पाकिस्तानी था, समेत बेगम के। एक दिन बेगम ने मुझे कॉल किया कि शमशाद कैन यू कम टू द रेजिडेंस, अपने घर बुलाया। सफ़ीर गया हुआ था बाहर, तो उसने कहा मैं बहुत अफसोस से कह रही हूँ, मेरा मियाँ हिंदू इंडिया के साथ मिल गया है। ये देखो, ये ख़त हैं सारे जो इसको इंडियन सफ़ीर के और मुक्ति बाहिनी से आते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, बंगाली ईस्ट पाकिस्तानी औरत मगर पाकिस्तानी बीवी, उसने वो मुझे दे दिए। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं उस वक्त 5-6 साल मेरी नौकरी होगी उस वक्त, तो मैंने आके वो फिर इस्लामाबाद भिजवाए खुफिया तरीके से। तो साइफ़र जो है ना, ये इन चीज़ों के लिए होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं। तो मैंने साइफ़र से ही वो चीज़ भिजवाई खुफिया तौर पर। और ये और बात है कि जब उसका एक और साइफ़र का जवाब आ गया, वो सफ़ीर ने देख लिया मेरे ने, तो मुझे कहता है कि तुम मेरे ख़िलाफ़ तुमने भेजी है रिपोर्ट वहाँ, तो मुझे चाबी दे दो साइफ़र की सारी। ये मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ साहब। तो मैंने कहा जी मैं तो चाबी नहीं, क्योंकि चाबी मेरे कंट्रोल में होती है, तो मैं तो नहीं दूँगा। तो ये कह के मैंने फिर आके मैसेज भेजा फ़ॉरेन ऑफिस कि मेरे सफ़ीर ने चाबी मांगी है, आप मुझे बता दें, लेकिन साइफ़र पे मुझे जवाब ना देना, क्योंकि साइफ़र पे वो देखेगा सफ़ीर। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्लियर यानी टेलीग्राम से मुझे भिजवा देना, उसमें ये लिख देना कि हनीफ़ अगर भेजा तो उसका मतलब होगा मैं समझूंगा कि मैं दे दूं, और अगर बशीर होगा तो मैं मतलब समझूंगा कि ना दूं। तो बस हनीफ़ आ गया मुझे अगले दिन। तो मैं जब उसको गया चाबी देने, तो कहता है आई डोंट नीड इट नाउ। तो उस वक्त तक मुझे पता चल गया था कि उसने फ़ैसला कर लिया है डिफेक्ट करने का। और उसके बाद फिर मैंने उसको एक बात कही थी, क्योंकि जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था वो बंगाली था, हफीज़ नाम का। वो मेरे पास आया, मैं कमरे में बैठा, तो हमेशा मेरे कमरे की चाबी बाहर लगी होती थी। तो उसने आके मुझे बताया, सर ये आप अपनी चाबी इसको अंदर रखा करें, बाहर ना रखें। ये मुझे सिक्योरिटी गार्ड जो बिल्कुल क्लास 5 का ग्रेड का अफसर मुलाजिम था। तो अच्छा। तो मैंने फिर ये किया कि सफ़ीर के कमरे में मैं जब गया, तो निकलते वक्त मैंने सफ़ीर की चाबी, वो हमेशा अपनी चाबी अंदर रखता था, तो मैंने उसकी चाबी अंदर से निकाल के मैंने सफ़ीर को कहा कि सर ये चाबी ज़रा बाहर रखा करें ताकि खोलने में आसानी रहे। तो उसको मैंने मैसेज दे दिया कि मुझे तुम्हारी साजिश का पता है। तो उसके बाद उसने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने जाना है। और मुझे फिर सेनेगाल का जो प्रोटोकॉल का बंदा था, उसने फ़ोन किया कि सर तुम्हारा सफ़ीर ये कर रहा है। तो साइफ़र जो होता है ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट इस तरह नहीं होती है कि कोई चीज़ हमने खुफिया पैगाम जब भिजवाना होता है तो वो साइफ़र से जाते हैं। इसी तरह साइफ़र एम्बेसडर ने मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन थी कि अब आइंदा बैंक का अकाउंट 2 आदमी साइन करेंगे, एक मैं और एक सफ़ीर, 2 बंदे, क्योंकि वरना सफ़ीर पे एतबार नहीं था। उस वक्त बंगाली डिफेक्ट कर रहे थे और पैसा लेके जा रहे थे। तो जब उसने सफ़ीर ने वो इंस्ट्रक्शन पर अमल नहीं किया, तो मैंने फिर मिनिस्ट्री को साइफ़र तार भेजा कि उसने ये गलत भेजा है। तो उन्होंने साइफ़र से जब जवाब दिया, तो फिर सफ़ीर को पता चल गया मैं साइफ़र से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो इस तरह ये हमारे अपने आपस के जो मामलात होते हैं फ़ॉरेन ऑफिस के और मिशंस के, वो ये होता है। अब ये जो इमरान की साइफ़र है, वो तो एक सोशल चैट थी। एम्बेसडर और हमारा एम्बेसडर और डेविड ल्यू, वो बैठ के उन्होंने फेयरवेल शायद हमारे सफ़ीर का किया, तो उसमें ड्रिंक श्रिंक चल रहे होते हैं, तो गपशप चलती है। उस गपशप में उसने असद मजीद को कहा कि वी डोंट लाइक योर प्राइम मिनिस्टर, और हमें पता है कि आपके यहाँ खिचड़ी पड़ रही है, एक साजिश हो रही है जिसमें उसको उतारा जाएगा। तो उसने असद मजीद ने, जिस तरह हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि कोई गुफ्तगू हो या कोई वाक़या भी ऐसा हो जो कि रिपोर्ट करना होता है, तो वो साइफ़र से ही करते हैं। क्या अल्टरनेटिव होता है कि हम टेलेक्स भेज दें, वो दुनिया भर देखती, टेलीग्राम भेजें, वो भी दुनिया देखती, लेटर भेजें, उसमें देर लग जाती। तो उसने वो टेलीग्राम साइफ़र का भेजा, जो इमरान ने पढ़ के, तो कोई वो साइफ़र का उस वक्त पुर्जा लेके इमरान ऐसे नहीं कर रहा था, वो एक कागज़ था सिर्फ खाली
जो बता रहा था कि ये उन्होंने ये किया है क्योंकि वो पुर्जा जो साइफर का होता है वो सेक्रेटरी की पोजेशन में होता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड कस्टडी ऑफ ऑल साइफर डॉक्यूमेंट्स। जो सेक्रेटरी होता है, मैं मसलन जब फॉरेन सेक्रेटरी था तो मैं इंचार्ज होता था। कभी मैं किसी फॉरेन मिनिस्टर को या किसी प्राइम मिनिस्टर को, हाँ प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, तो ये एक इमरान को विक्टिमाइज करने के लिए इस साइफर का सारा किस्सा बनाया। दूसरी बात, तोशा खाना। तोशा खाना का मैं एक चीज़ हिस्ट्री से मैं पूरी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। ये तोहफ़ों की जो रवायत है ये बड़ी पुरानी है, मुग़लों के ज़माने से है। 1605 में जब जेम्स वन बादशाह होता था तो उसने पहली दफ़ा जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ वहाज़ भेजे तो एक पूरा जहाज़ तोहफ़ों से भरा हुआ जहांगीर को भेजा 1605 में। और जब वो आया तो जहांगीर इतना खुश हुआ तोहफ़ों से, तो उसने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे तुम्हारा मिल गया तोहफ़ों से भरा जहाज़, और मैंने अब आप लोगों को खुली इजाज़त देती है, जहाँ मर्ज़ी तुम लोग बिज़नेस करो, हर जगह आपकी प्रोटेक्शन होगी और जिस जगह भी चाहोगे तुम। यानी जिस तरह होता है ना कि हमारे लोग दे देते हैं, जिस तरह ये नवाज शरीफ वगैरह ये करते थे शेखों को, जितने भी ये गल्फ़ के शहजादे थे इनको ये कह दिया था लाखों एकड़ ज़मीन, इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कानून में प्रोविज़न नहीं है, इनको बाई नेम अलॉट की हुई थी। रहीम यार खां में, बहावलपुर में, खैरपुर में, कल्लात में वगैरह वगैरह। तो वो आते थे हर साल, शिकार खेलते थे और कुछ लोकल डेवलपमेंट कर देते थे। रहीम यार खां का एयरपोर्ट बना दिया। फिर एक बलूचिस्तान में एयरपोर्ट था, शमसी उसका नाम था, वो एयरपोर्ट भी यूएई को दे दिया गया और यूएई वालों ने डेवलप किया। और 2001 9/11 जब हुआ तो अमेरिकनों ने यूएई को कहा कि वी नीड दिस एयरपोर्ट, क्योंकि हमने पाकिस्तान में नॉर्थ वज़ीरिस्तान में लोगों पर मिलिट्री ऑपरेशन करने हैं। तो यूएई वालों ने मुशर्रफ से बात करके, मुशर्रफ की मर्ज़ी से वो एयरपोर्ट अमेरिकनों को दे दिया। और फिर शमसी बेस से ड्रोन बाकायदा उड़ते थे और वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमारे लोगों को मारते थे। हज़ारों पाकिस्तानी मारे गए उस एयरपोर्ट से। फिर इवेंचुअली फिर हमारे यहाँ पता चल गया तो फिर वो 2011 में हमने वो एयरपोर्ट वापस लिया, और वो पता नहीं किसकी हुकूमत थी उस वक्त। तो ये बातें हैं जो ये जजों को और वकीलों को पता नहीं है। सच्ची बात पूछिए, केस लड़ने में ना, ये मैं आज इस वजह से बता रहा हूँ कि जजों को पता होना चाहिए कि आपकी जो सलामती और सालमियत है वो आपके हुक्मरान हैं जो बेचते हैं तोहफ़ों के बदले में। उस ज़माने में शेख जायद के जहाज़ भर के रहीम यार खां आते थे, डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, उस कंटेनर उतरते थे जो सीधे इनके घरों पर जाते थे, ट्रक भर के कंटेनर चले जाते थे, उसमें गाड़ियाँ, BMW, मर्सिडीज़, एयर कंडीशनर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो उनके घरों पर जाती थी। और इस तरह कभी तोशा खाना का रिकॉर्ड कुछ, ये तो 97 में मैं बता रहा हूँ कि मैं जब था फॉरेन सेक्रेटरी तो मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा कि इसका कोई हिसाब होना चाहिए। तो हम दोनों प्राइम मिनिस्टर के पास गए, काजी वहीदा सिंह का लड़का मेरा बैचमेट, तो हमने इनके साथ बहस की और कहा कि कोई रूल होना चाहिए। तो रूल इसने फिर अपनी मर्ज़ी से ऐसा बनाया कि 25% हम कीमत उसकी असेस करवा के दे देंगे तो वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अब वो ज़ाहिर है रूल तो बनाने में उनकी थी आज़ादी, तो कर लिया। इमरान खान ने आकर उस 25 को 50% किया और जो भी चीज़ उसको मिली थी तो उसने 50% दे के फिर वो उसकी मलकियत बन जाती है। कहीं उसमें कानून में ये नहीं लिखा कि तुमने किसी देने वाले से इजाज़त लेनी है या हुकूमत से इजाज़त लेनी है, वो तुम्हारी मलकियत है, यू हैव पेड फॉर इट। तो इमरान ने वो किया, उसने वो घड़ी बेच के अपने मोहल्ले की जो सड़क हुकूमत से बनवाता उसने अपनी घड़ी के पैसों से बनवा दी। उस पर भी इन्होंने ये कह दिया कि इस पर तो खाना काबा की तस्वीर थी घड़ी पे। अरे भाई, खाना काबा के बने जो जानमाज होते हैं वो तो सड़कों पे हमारे रुलते हैं और जगह जगह बिकते हैं। तो ये बिकने की क्या बात है? जो घड़ी भी कोई तस्वीर बनवा ले, जो मर्ज़ी बेच दे उसको, तो उसने बेच के अपना काम किया। तो बहरहाल ये मैंने मुख्तसर तौर पर बता दिया
और बाकी फिर आगे वकीलों और जजों के लिए है कि वो क्या फैसले करते हैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। मैं रैप अप के लिए अकरम साहब को 5 मिनट दिए, उसके बाद रैप अप। देखो ना आजकल ये तारा भी गुजरी हैं। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद साहब। मैं हबीब अकरम साहब को काफ़ी यंगर डेज से उनके टीवी के प्रोग्राम पे देखता था और पहली दफ़ा देखना शुरू किया तो नए नए वो इंतखाबात 2018 के बाद इनको देखा तो मैं हमेशा सोचता था कि हबीब अकरम साहब कभी खुश नहीं होते।